हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. सो फ्रॉम लास्ट ईयर यू मस्ट हैव heard this word called political parties in several chapters. So by now you must all have a rough idea about what a political party is. But in this chapter we are going to go in depth about what a political party is all about. So without waiting further ado, let's begin. So हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी इसी बात से पता चल जाता है दैट अगर हम किसी रिमोट से रिमोट विलेजर से भी अगर हम पूछते हैं दैट वेदर दे नो समथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दे माइट से नो. इफ़ यू आस्क देम समथिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, they might say no. But if you ask that villager that whether he knows something about the political parties, definitely the answer is going to be yes. इसी से हमें political parties की popularity का पता चलता है. So first let us understand the definition of a political party. So a political party is basically a group of people who come together for the purpose of contesting elections and forming the government. These people have similar thinking and similar ideologies. सो ऐसे लोग जिनकी थिंकिंग और आइडियोलॉजीज सेम होती है और वो एक साथ आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं. अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वो कौन से हैं? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हु आर द लीडर्स. सो लीडर्स वो होते हैं पार्टी के अंदर जो पार्टी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जैसे पार्टीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाना, देन इलेक्शंस में किसको टिकट दिया जाएगा ये डिसाइड करना, देन पार्टी के अंदर डिफरेंट पोजीशंस अलॉट करना, ये भी लीडर्स का ही काम होता है. देन लेट अस टॉक अबाउट द एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे रह करके पार्टी के लिए सारा काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू? दे promote the political parties, they do campaigning for the political parties, they also participate in the rallies which are conducted by a particular party. इसके अलावा वो मीटिंग्स भी अरेंज कराते हैं ऑफ डिफरेंट लीडर्स फ्रॉम दैट पार्टी. सो they are basically the hands of a political party because they actually do all the work involved within a party. So they are called the active member. The third member is called a follower. अब फॉलोअर्स सिंपली हम उनको कहते हैं जो या तो उस पार्टी को वोट देते हैं या फिर उस पार्टी को किसी भी तरह का सपोर्ट देते हैं. दे आर कॉल्ड दी फॉलोअर्स. सो अब हमें एक डॉक्टर क्या करता है हमें पता है, वो दूसरों का ट्रीटमेंट करता है. एक शॉपकीपर क्या करता है, वो अपने शॉप से गुड्स सेल करता है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज what are the functions of a political party. So the first function of a political party is to contest election. Obvious सी बात है कि अगर कोई पार्टी है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगी, वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेगी. और इलेक्शंस में हर पार्टी को कैंडिडेट चूज़ करना होता है. सो अलग अलग कंट्री में कैंडिडेट को चूज़ करने का तरीका अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा इन द नेक्स्ट इलेक्शन. बट इन इंडिया द टॉप लीडर्स डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द कैंडिडेट फॉर दैट पार्टी. देन कम्स द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज टू फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि पार्टीज जो होती हैं वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि वो लोगों को कन्विंस कर पाएँ कि किस तरीके से उनकी पार्टी बेटर है बाकी पार्टीज़ के कंपैरिजन में. ये पार्टीज़ पहले कंट्री के सारे इश्यूज़ को डिस्कस करती है, कंट्री जो प्रॉब्लम्स फेस करती है उसको डिस्कस करती है, एंड देन दे टेल अबाउट देयर पॉलिसीज़, दैट हाउ देयर पॉलिसीज़ इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर ए कंट्री एंड which they will be implementing after they form the government. So the second function is framing policies and programs. The third function of a political party is law making. Now this is one of the very important functions of a political party. So political parties क्या करती हैं, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास करती हैं. जब उस बिल को 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उस बिल को सपोर्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स अ लॉ.
So this was the third function of a political party, and that is law making. The fourth function of a political party is to form and run the government. जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं इन द इलेक्शन, दैट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. पहले वो गवर्नमेंट बनाती है, फिर उसको चलाती भी है, और कंट्री को चलाने के लिए वो फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, डिफरेंट डिसीजंस लेती है. द फिफ्थ फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ द रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी का किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करती है. वो रूलिंग पार्टी पे नज़र रखती है कि रूलिंग पार्टी कोई ऐसा लॉ ना बनाए या कोई ऐसा काम ना करे जो मासेस के फेवर में ना, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो उन पे कंट्रोल करती है. द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ दैट इट फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन. सो पब्लिक को बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो नहीं पता होता है. सो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, ऐसे इश्यूज़ और ऐसे प्रॉब्लम्स को रेज करती हैं, और उसके बाद उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेनिंग करती हैं, कई सारे मूवमेंट स्टार्ट करती हैं ताकि लोगों को पता चले, एंड दिस इज़ हाउ दे फॉर्म पब्लिक ओपिनियन ऑन डिफरेंट इश्यूज़. द सेवेंथ फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ दैट इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. एक आम आदमी, एक पब्लिक को किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा आसान लगता है देन गोइंग टू सम ब्यूरोक्रेट, क्योंकि उससे पता है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो उसकी बात सुनेगा, और जो लीडर है उसको भी सुनना पड़ता है, बिकॉज ही नोज दैट इफ़ ही डजंट लिसन टू दी कॉमन मैन, टू दी कंसर्न्स ऑफ द कॉमन मैन, अगले इलेक्शन में शायद उसको वोट ना मिले. सो दीज वर दी 7 फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, और वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. सो इसके अंदर हम जो फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो भी लिख सकते हैं, उसके कई सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज इट फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन, इट फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, देन it forms and run the government. Okay, so these are also some points which can be written in this topic, why do we need a political party. लेकिन एक बहुत ही यूनिक पॉइंट हम इस आंसर के अंदर हमें लिखना चाहिए, दैट इज़ कि इमेजिन ए सिचुएशन वेयर देर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी. सो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्शंस तो होने ही है. सो उस सिचुएशन में देर विल बी ऑल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु विल बी कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन. अब जब सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मोर, एंड द प्रॉब्लम विल कम इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम टू चूज फ्रॉम. अब वोटर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंडिविजुअली सबके बारे में रिसर्च करे और फिर डिसाइड करे विच पार्टी टू वोट. सो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. So that is why we need a political party. Next topic is classification of parties. Okay, so on the basis of how many parties exist in a country, the party system can be divided into 3: one party system, two party system and multi party system. One party system क्या है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और उसके अगेंस्ट कोई कंपटीशन नहीं है. So that party system is called one party system. Example, China. Second is the bi-party system or the two-party system. So ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जीतने के, उन्हीं को हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2 ही पार्टी हैं, 2 से ज़्यादा पार्टीज नहीं है, 2 से ज़्यादा पार्टीज भी हैं, लेकिन उनके जीतने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं. सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड two party system or bi-party system. Example, USA and UK. The third is called the multi-party system which exists in India. Multi-party system क्या होता है, जहाँ पे 2 पार्टीज से ज़्यादा पार्टीज के जीतने के चांसेस होते हैं इन दी इलेक्शन. सच पार्टी इज कॉल्ड मल्टी-पार्टी सिस्टम. सो अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इज वन पार्टी सिस्टम गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? So the answer is obviously a big no, because किसी भी वन पार्टी सिस्टम में पब्लिक के पास ये राइट नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके. ओके, और ना ही वोटर्स के पास कोई ऑप्शन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस,
है ना, या तो वो उसी पार्टी को वोट दे सकता है जो पार्टी एग्जिस्ट करती है, या फिर वो डिसाइड कर सकता है नॉट टू वोट. इन आइदर ऑफ द केस his choice doesn't have any value, doesn't have any meaning. So obviously it is not good for a democracy. One party system is not good for a democracy. Second question जो इसी टॉपिक से पूछा जा सकता है, that is which party system is ideal or the best for any country? So the answer is no party system is ideal for all the countries in all the situations. कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं होता, और पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंट्री खुद चूज करती है. पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना. पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है कि उस कंट्री की सोसाइटी की नेचर क्या है, देन उस कंट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, और उस कंट्री में कितनी ज़्यादा सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी है. ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि विच पार्टी सिस्टम विल बी आइडियल फॉर दैट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ द बेस्ट फॉर इंडिया. वाई? बिकॉज इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है दैट उस डाइवर्सिटी को सिर्फ एक या दो पार्टी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. दैट इज़ वाई वी नीड मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करें. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड नेशनल एंड स्टेट पार्टी. सो व्हाट आर रिकॉग्नाइज पार्टीज? सो किसी भी पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होता है विद द इलेक्शन कमीशन. रजिस्टर कराने के बाद जब वो पार्टीज थोड़ी सी एस्टैब्लिश्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम हो जाता है उनको काम करते हुए, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एक उस पार्टी को यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है विच द पार्टी कैन यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शंस. सो उसके बाद उसको हम रिकॉग्नाइज पार्टी बोलते हैं. अब ये रिकॉग्नाइज पार्टीज दो टाइप के होते हैं, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज. नेशनल पार्टी हम उनको बोलते हैं जिनका इन्फ्लुएंस एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. स्टेट पार्टीज़ हम उनको बोलते हैं जिनका इन्फ्लुएंस सिर्फ एक स्टेट में ही लिमिटेड है, वो उस स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं. सो सच पार्टीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज. देन देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज टू बिकम अ नेशनल एंड अ स्टेट पार्टी. अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है या फिर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशंस और द क्राइटेरियाज टू बिकम अ नेशनल एंड अ स्टेट पार्टी. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी. सो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए उस पार्टी को 6% वोट्स चाहिए होते हैं ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड इन द लोकसभा इलेक्शंस. लोकसभा इलेक्शंस में जितने भी टोटल वोट्स पड़े हैं उस टोटल वोट्स के 6% वोट्स उस पार्टी को चाहिए, या फिर वो पार्टी किसी भी 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस जीत जाए. ठीक है. सो आइदर ऑफ दीज 2 ऑप्शंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन इज दैट द पार्टी शुड win at least 4 seats in the Lok Sabha. Okay, this is mandatory. So these are the 2 conditions to become a national party. अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन ये है दैट उस पार्टी को 6% वोट्स चाहिए ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड इन द स्टेट इलेक्शन ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन इज दैट उस पार्टी को 2 सीट मिलने चाहिए आउट ऑफ द टोटल सीट्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. सो टिल डेट इलेक्शन कमीशन ने 7 नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज किया है. उसमें से सबसे पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और दी INC. सो ये जो INC है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड. इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1885 और इस पार्टी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. सो 1952 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, तब से लेकर 1977 तक इस पार्टी ने सेंटर पे रूल किया था. देन फ्रॉम 1980 टू 1989 अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी एंड श्री राजीव गांधी. देन फ्रॉम 2004 टिल 2014 अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह. और इस पार्टी के अलायंस को हम बोलते हैं UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. सो ये पार्टी बिलीव करती है इन सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंडिंग पॉवर्टी एंड इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. आवर सेकेंड नेशनल पार्टी इज़ BJP और भारतीय जनता पार्टी.
Now BJP was formed in the year 1980 from the parent party whose name was Bharatiya Janata Sangh. So from in the year 1998, for a few months this party ruled at the center. Then from 1999 till 2004 under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, this party has ruled at the center. Then from 2014 till today, this party BJP has been ruling at the central level under the leadership of Shri Narendra Modi. Now this party believes in कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व. इसके अलावा ये जो पार्टी है ये बैन चाहती है ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड इट वांट्स टू implement uniform civil code in the whole country. So the third national political party of India is CPI. CPI is the second oldest political party of India and it was formed in the year 1925. बाद में ये पार्टी स्प्लिट हो गई थी into two, CPI and CPIM. So CPI जो है ये इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल सकता है इन स्टेट्स लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल. ये पार्टी कुछ स्पेशल फीचर्स में बिलीव करती है लाइक इट बिलीव्स इन दी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म. इट बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म. इट बिलीव्स इन improvement of the working condition of farmers, laborers and the factory workers. So fourth national party is CPIM, which was formed in the year 1964 after getting split from CPI. अब इसके कुछ फीचर्स CPI से मिलते हैं, जैसे कि CPIM भी CPI की तरह मार्क्सिज्म और लेनिज्म पे बिलीव करता है. देन इट ऑल्सो opposes imperialism and communalism. It wants socialism and secularism in the country and it wants to secure minimum wages for the workers. अच्छा, अभी हमने imperialism और communalism की बात की. So what are these? Imperialism मतलब होता है दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बनाना और communalism मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा प्रायोरिटी देना. So इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है इन दी स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा. इसको आप एक एक्रोनिम से भी याद कर सकते हैं, WKT. W मीन्स वेस्ट बंगाल, K मीन्स केरला एंड T फॉर त्रिपुरा. ये जो पार्टी है ये लगभग 30 सालों से वेस्ट बंगाल में पावर में थी टिल 2010. सो हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्टी है इज BSP, दैट इज बहुजन समाज पार्टी. ये जो पार्टी है ये बना था इन द ईयर 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट श्री काशी राम एंड जनरल सेक्रेटरी मायावती. सो ये पार्टी जो है ये बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है विच इज़ दलित्स, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़. सो उनके इंटरेस्ट को ये प्रमोट करती है और इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस या मेन बेस यूपी में है. यूपी के अलावा इसका प्रेजेंस इस यूपी के नेबरिंग स्टेट्स में भी देखने को मिलता है लाइक चंडीगढ़, MP, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब. ये पार्टी कुछ पर्टिकुलर लीडर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है लाइक साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, BR अम्बेडकर एंड महात्मा फूले. आवर सिक्स्थ नेशनल पार्टी इज़ NCP और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. अब ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना था इन द ईयर 1999 आफ्टर गेटिंग स्प्लिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. सो इट्स करेंट प्रेसिडेंट इज़ शरद पवार और इसका मेन जो बेस है वो महाराष्ट्र में है. इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा भी मणिपुर, मेघालय और असम में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है. ये जो पार्टी है ये कुछ स्पेशल फीचर्स में बिलीव करता है लाइक गांधीयन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. सो आवर सेवेंथ नेशनल पार्टी इज AITC और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी which was formed on 1st January 1998 under the leadership of श्री ममता बनर्जी. सो ये जो पार्टी है ये पार्टी इस पार्टी को रिकॉग्निशन मिला था ऑफ अ नेशनल पार्टी इन द ईयर 2016 में ये पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी और 2010 के बाद से ये पार्टी रूल कर रही है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट स्टेट पार्टीज़. अब स्टेट पार्टीज़ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी कुछ स्टेट पार्टीज़ के नाम जानना ज़रूरी है लाइक AIADMK एंड DMK of Tamil Nadu. Then Telugu Desam Party belongs to Andhra Pradesh. Then Akali Dal belongs to Punjab. Then Assam Gan Parishad, it belongs to Assam.
Shiv Sena, it belongs to Maharashtra. These are some of the state parties which are working in our country. Then स्टेट पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस हमें दो बातों से पता चलता है कि जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि वो अपने स्टेट के लोगों के कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा केपेबल है ऑफ लीडिंग दैट स्टेट. एंड आफ्टर 1990s ये देखने को मिला है कि किसी भी नेशनल पार्टी को सेंटर पे या लोकसभा इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाए. एंड दैट इज़ वाई नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टीज़ का हेल्प लेना पड़ता है in forming the government. So our next topic is challenges of political parties. अब ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में जो लोग हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हैं. और ऐसे 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स. सो ये इन्हीं 4 एरियाज़ को 4 चैलेंजेस बोले जाते हैं. सो द फर्स्ट चैलेंज विच द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फेसिंग इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. अब इसमें क्या होता है कि जो पावर है पार्टी के अंदर वो कुछ ही लोगों के हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और ये जो पार्टीज़ होती हैं ये अपने मेंबर्स को भी रजिस्टर नहीं करती हैं, ना ही रेगुलर मीटिंग्स करवाती हैं, और ना ही पार्टी के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के लिए इलेक्शंस करवाती हैं. इससे क्या होता है कि एक जो ऑर्डिनरी मेंबर है पार्टी का, उसको कुछ पता नहीं होता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है. सो द नेक्स्ट चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन. अब ये जो चैलेंज है ये पहले वाले चैलेंज से रिलेटेड है. पहले वाले चैलेंज में हमने पढ़ा था कि द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू पीपल. ओके, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होता है. सो ऐसे मेंबर्स जो इन लोगों के करीब होते हैं, इन लोगों के क्लोज होते हैं, उनके लिए उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है दैट दे विल राइज इन पोजिशन मच क्विकली. इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा गया है कि पार्टी के जो टॉप पोजिशंस हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी एंड वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी. द थर्ड चैलेंज इज़ द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. अब किसी भी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो इलेक्शन जीते, और कभी कभी पार्टीज़ जो होती हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट यूज़ करती हैं. वो इलेक्शन के टाइम पे वो ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाती हैं या फिर उनको टिकट्स देती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा रेज कर पाएँ, या फिर वो रिच कंपनीज़ या रिच पीपल या रिच कंपनीज से पैसे लेकर के जब वो गवर्नमेंट बना लेती हैं तो गवर्नमेंट बनाने के बाद वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो उन्हीं कंपनीज़ को फेवर करे, विच इज़ वेरी बैड. और कभी कभी ये पार्टी क्रिमिनल्स को भी टिकट देती है, बिकॉज ये जो क्रिमिनल्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. Our fourth challenge is lack of meaningful choice for the voters. So recent years में ये देखने को मिला है कि जो differences हैं, ideological differences हैं among all the parties, वो ख़त्म होते जा रहा है. लगभग सारी पार्टीज़ और सारी पार्टीज़ जो हैं वो एक ही प्रॉब्लम्स, एक ही इश्यूज़ रेज करते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि अलग अलग पार्टी उन अलग अलग इश्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं. ठीक है, उनके प्रायोरिटीज़ में ही बस डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ सारी पार्टियां एक ही प्रॉब्लम्स, एक ही इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं. सो अल्टीमेटली जो वोटर है उसके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाता है, क्योंकि सारी पार्टीज़ एक ही बात कर रही हैं. और रिसेंट ईयर्स में इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ में भी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी बहुत कम डिफरेंस रह गया है. सो इसके अलावा जो लीडर्स हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज करते रहते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग दी वोटर्स. सो दीज वर दी चैलेंजेस ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज़. सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो ऑब्वियसली है कि इन चैलेंजेस को हम ठीक कैसे करें, इनको हम करेक्ट कैसे करें, रेक्टिफाई कैसे करें. सो दैट इज़ वाई आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिफॉर्म्स फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज़. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स. The first kind of reform is called those reforms which have been implemented, and the second kind of reforms are those reforms which are suggested reforms, जो हमें सजेशन एज ए सजेशन देना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को. एक रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द इलेक्शन कमीशन, और जो दूसरे तरह के रिफॉर्म्स हैं दे आर दोज रिफॉर्म्स विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. सो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. सो देयर आर 3 इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स विच वी नीड्स टू स्टडी. द फर्स्ट इज कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि
पहली बात, ये डिफेक्शन को प्रिवेंट करता है। सो व्हाट इज़ डिफेक्शन? डिफेक्शन होता है कि जब एमपीज़ और एमएलएज़ अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इन सर्च ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स, ब्राइब्स, किसी लालच को लेकर के, किसी हायर पोजीशंस के ऑफर को एक्सेप्ट करके वो अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डिफेक्शन। सो 1985 से पहले ये बहुत ही एक रेगुलर प्रैक्टिस था इन दी पॉलिटिकल पार्टीज़। सो 1985 में 52nd अमेंडमेंट के बाद ये जो प्रैक्टिस है ये ख़त्म कर दिया है। अब अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में जाता है, देन ही विल लूज हिज सीट इन द लेजिस्लेचर। सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म। द सेकेंड रिफॉर्म इज़ दैट अब से सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर वो कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा डिक्लेयरिंग अबाउट सम डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड एनी क्रिमिनल केस विच इज़ पेंडिंग अगेंस्ट हिम। सो इससे क्या होगा, वोटर्स को नॉलेज हो जाएगा और अबाउट दैट कैंडिडेट एंड ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन to choose the correct candidate. So this was the second implemented reform. The third implemented reform has been done by the election commission. अब election commission ने क्या बोला है सारे parties को, that you all will have to conduct elections within the party, or you will also have to file income tax returns. So this is the third implemented reform. So next हम बात करते हैं about the suggested reforms. क्या हम रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की चैलेंजेस को दूर करने के लिए? हम वी कैन आस्क द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू होल्ड रेगुलर मीटिंग्स, अपने सारे मेंबर्स का वो रजिस्टर करें प्रॉपरली, देन दे शुड ऑल्सो फॉलो देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड सजेशन कुड बी कि एटलीस्ट मिनिमम 1/3 टिकट्स वो विमेंस को दें, ताकि विमेन का जो पोजीशन है सोसाइटी में वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। देन थर्ड सजेशन कुड बी कि इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट या फिर स्टेट फंड करे ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर डिफरेंट पार्टीज़। पार्टियों को जितना भी खर्चा आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस उसको स्टेट फंड करे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वेस्टेज ऑफ मनी बहुत कम होगा और कुछ पार्टीज़ के पास जो अनफेयर एडवांटेज होता है बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी, सो देयर चांसेस ऑफ विनिंग इंक्रीजेज, सो वो भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सो दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर एंड्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to answer your doubts, and if you have liked this video please do share it with your friends, subscribe and hit the like button, and thank you all for listening.